नमस्कार। एनवीएन चैनल के हमारे अधिकार इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं इरफान इंजीनियर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 जो नए क्रिमिनल कानून आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 जो नए कानून आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, किस लिए ये कानून आए हैं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वृंदा ग्रोवर है, एडवोकेट वृंदा ग्रोवर। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, दिल्ली में रहती हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस में वो एडवोकेट रही हैं और न्याय के लिए लड़ी हैं। वृंदा जी, ऐसा कहा जाता है ये नए कानून लाने के लिए हमको ये कहा गया कि ये कानून डीकोलोनाइजेशन का एक हिस्सा है। क्या ये वाकई डीकोलोनाइजेशन है इस कानून की वजह से? देखिए, डीकोलोनाइजेशन से हम लोग क्या समझें कि हाँ, जब ब्रिटिश का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, एक कॉलोनियल रूल चल रहा था कई सालों तक इस देश पर, तो उन्होंने ये कानून बनाए थे। इंडियन पीनल कोड लॉर्ड मैकॉले ने क्या क्राइम है, क्या ऑफेंस है, बनाया। सही बात है कि वहाँ उस कानून में अगर हम देखते हैं तो उस समय की सोच, जो ब्रिटेन में उस समय की सोच थी, और दूसरा कि ये जो कॉलोनियल सरकार थी, कॉलोनियल रूल था, वो लोगों को किस तरह कंट्रोल करना चाहती थी, उनके ऊपर अपना दबदबा बनाए रहना चाहती थी, वो आपको उसके ऑफेंसेस में उसका उल्लेख होता है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तो काफ़ी सारे संशोधन 1973 में हुए थे। वो इंडियन पीनल कोड का पूरा क्रिमिनल लीगल सिस्टम इन 3 के आधार पर चलता है। बहुत से संशोधन पिछले 70-75 साल में देश में हुए हैं तीनों कानून में। और संशोधन कानून में होना एक ऑर्गेनिक और स्वाभाविक बात है एक ऐसे देश में जहां पर कैंपेन्स होती हैं बदलाव के लिए, कानून को केंद्र बिंदु बना के रखना। जैसे कि अगर हम नारीवादी आंदोलन का उदाहरण लें तो बहुत से नए अपराध बनना और अपराधों में संशोधन करना, ये नारीवादी आंदोलन का एक केंद्र बिंदु रहा है। साम्राज्यवाद की सोच से अगर हम कह रहे हैं हम उससे निकल रहे हैं, कानून में जो झलकता है, तो इसका मतलब कि हमारी जो अब नया कानून बना है उसके अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान ने क्या बदलाव किया कि हम जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हम एक सब्जेक्ट थे, कॉलोनियल रूल के सब्जेक्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उससे हम सिटीजन्स बने, जिससे हम नागरिक हैं, हमारे अधिकार हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उन्हीं अधिकारों को अफर्म करता है। चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को उसका केंद्र बनाता है और कहता है कि पूरा जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट की पावर पर रोक लगाने का काम है, कि सिटीजन के जो मौलिक अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे में हैं, उनको हम कैसे अच्छे से एक्सरसाइज कर सके, ऑब्जर्व कर सके, वो काम है संविधान का और कानून का, और स्टेट की पावर पर रोक लगाना। अगर वो है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, तो जो नया कानून है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस, जिसका बीएसए जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो वो उनका स्रोत और उनकी हर धारा को चैप्टर 3 के जो अधिकार हैं और जो स्वतंत्रताएं हैं उनके साथ तालमेल होना चाहिए। ये सब्जेक्ट से सिटीजन और सिटीजन के अधिकारों को बढ़ाना, ये पीनल कोड का काम होना चाहिए। तो जो धाराओं का ऑफेंसेस का आप जो कंसेप्चुअलाइजेशन करेंगे
उसमें स्टेट कहीं या स्टेट का कोई भी ऑफिशियल, स्टेट का कोई एजेंट, नुमाइंदा, जैसे पुलिस अगर कुछ गलत करे, पुलिस अगर किसी को गलत जेल में बंद कर दे, पुलिस किसी के ऊपर फॉल्स केस लगा दे, तो उनके ऊपर किस तरह केस चलाएंगे। हम ये कल्पना करेंगे कि अब जो नया कानून है इन बातों पर ध्यान देगा। मगर अगर आप भारतीय न्याय संहिता को देखें और बाकी दोनों को भी, उसमें ये बिल्कुल नहीं तो होगा। आपको नजर आएगा कि देखिए बहुत से सेक्शन सेम है, मगर क्या किया आपने, जैसे जब तंबोला की गोटियां होती है, लगता है उनमें से कुछ गोटियां आपने डब्बे में डाल के ऐसे ऐसे करके फेंक दी और अब वो नया नंबर लग गया। तो एक लेवल पे जो लेवल ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है सरकार, चाहे वो थाने पे हो, चाहे वो वकील के साथ हो, चाहे वो कोर्ट में हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में, और ये पिक्चरें भी बन चुकी है इस नाम से, 420 बोलते हैं, हाँ, तो हर जना जानता है 420 मतलब चीटिंग। ये आदमी चीटर है, धोखा देता है। मगर अब चीटिंग का जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, उसका नंबर 420 नहीं है, 302 मतलब मर्डर। हाँ, अब 302 मर्डर नहीं है। तो एक लेवल पर आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए बहुत अच्छा कारण होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे सिस्टम में एक केओस ला रहे हैं। अब जो मैंने डीकॉलोनाइजेशन की बात की, क्या सिटीजन से, सब्जेक्ट से हम सिटीजन बने हैं क्या? अगर आप भारतीय न्याय संहिता, और मैं उदाहरण अभी देती हूं, को देखें तो उसमें लगता है कि हमारा जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, सब्जेक्ट से सिटीजन, अब वो कहीं जाकर सिटीजन को सस्पेक्ट बना दिया गया है। अब हम हर नागरिक, हर व्यक्ति देश में उसको कानून उसको शक की नजर से देखता है, संदेह की नजर से देखता है। तो हम सब्जेक्ट से सिटीजन से सस्पेक्ट बन गए हैं। और मैं 2 उदाहरण देती हूं नए ऑफेंसेस का। सेडिशन का जो ऑफेंस है, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये डीकॉलोनाइजेशन है, इसलिए इसकी ना तो मुझे कोई प्रैग्मेटिक अप्रोच दिख रही है, ना फिलोसॉफिकल अप्रोच दिख रही है। एक पॉलिटिकल मकसद है, शायद कोई पॉलिटिकल मकसद है। एक तो सिर्फ हिंदी नाम रख देना या संस्कृत नाम रख देना और कहना कि हम डीकॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, इससे तो डीकॉलोनाइजेशन नहीं होता। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आया और वो ऑलरेडी डीकॉलोनाइज्ड था। ये तो भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून था, उसको आपने बदल दिया डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर, जिसमें कोई तुर्क लगता नहीं है, कोई मकसद लगता नहीं है। शायद इसका मकसद पॉलिटिकल है। क्या आपको लगता है कि इसका मकसद कोई पॉलिटिकल है कि पुलिस को ज़्यादा पावर देना? क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, जिसमें ट्रायल होता है, वो फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। वो उसने जिस पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी क्राइम का, उसको बचाव के लिए भी एक अच्छा फेयर मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना बचाव खुद से कर सके। पुलिस को उसका गुनाह साबित करने का प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने किया था कि अब ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर, क्या ये बेहतर है या किस सेंस में इसका फायदा होगा या नुकसान होगा नागरिकों को? कुछ काफी सारे जो पहले धाराएं थी बीएनएसएस में भी उनको रखा गया है, जो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा फेयर ट्रायल का जो प्रोसीजर है, चाहे वो राइट टू साइलेंस हो, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, तो वो काफी हद तक रखा भी गया है और उन चीजों को रिटेन किया गया है, जो अच्छी बात है। पर वो पहले ही कानून में था। ये जो शब्द है, बड़े बड़े शब्द हैं, न्याय, सुरक्षा, जो अब कानून के नॉमेनक्लेचर में आ गया है। तो ये तो हम कुछ सालों से अब देख रहे हैं कि आप एक बात को सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, शब्दों का असल में कोई मायने नहीं बचा।
तो चाहे वो डेमोक्रेसी हो, अब हम बोल दें हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मगर पार्लियामेंट तक में बहस नहीं होती है। ये कानून पारित हुए हैं जब 146 सांसद को आपने बाहर फेंक दिया। पूरे हम सब लोग बोलते रहे इसको जो कमिटी है इस पे बहस होनी जरूरी है, वो बहस नहीं हुई। तो आजकल जो ढांचे हैं उनका या शब्द है उनके कोई मतलब नहीं रहे, तो हमको इसलिए मतलब को टटोलना पड़ेगा। नामों से कोई फायदा अब नहीं हो रहा। मकसद ये है कि हाँ, कई जगह पर पुलिस को, अब मैं आपको जैसे उदाहरण देती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे स्पेशल एंटी टेरर लॉज या स्पेशल लॉज हैं, और वो कोई पिछले 10 साल से नहीं, वो शुरू से हर सरकार ने बनाए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी उसमें है। तो ये जो स्पेशल लॉज होते हैं जिनके काफी स्ट्रिंजेंट और मैं तो कहूंगी ड्रैकोनियन प्रोविजंस होते हैं, विशेषकर उनका आघात होता है कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी पे, जो एक संवैधानिक अधिकार है। आप चैप्टर 4 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट खोलिए, उसकी सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21, उसको हूबहू उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है अंडर अ न्यू सेक्शन, अ न्यू ऑफेंस इन भारतीय न्याय संहिता, जिसका नाम है टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 यूएपीए एग्जैक्टली सेम एक सेक्शन के अंदर डाल दिया। अब टेररिस्ट एक्ट एक स्पेशल लॉ में है, उस स्पेशल लॉ में भी कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि एक सैंक्शन चाहिए प्रोसिक्यूशन करने के लिए, एक रिव्यू कमेटी इंडिपेंडेंट बनानी होती है। वो जितना भी फार्सिकल और फॉर्मल उसका आज का हाल हो, मगर वो स्टैट्यूट में बिल्ड है, यहां पे तो वो नहीं है। और क्यों आप एक ही देश में, जहां यूएपीए भी पूरे देश में लागू होता है, भारतीय न्याय संहिता भी लागू होगा, आपने 2 आइडेंटिकल ऑफेंसेस 2 स्टैट्यूट्स में डाल दिया। अब इससे क्या होगा, कौन तय करेगा? टेररिस्ट एक्ट पहले ही बहुत बहस हो चुकी है इस देश में, चैलेंजेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में कि जिसकी जो परिभाषा है ये अपने आप में गलत है। जैसे सेक्शन 16 यूएपीए जो कहता है कंस्पायर्स, एडवाइजेस, अबेट्स, ये शब्दावली ऐसी है कि जो भी आपको नापसंद हो आप उसको इसके घेरे में ला सकते हैं। अब आपने रूटीनाइजेशन ऑफ एंटी टेरर स्पेशल लॉज के प्रोविजन को कर दिया, तो एक नॉर्मलाइजेशन और रूटीनाइजेशन ऐसी धाराओं की, ऐसे ऑफेंसेस की जो स्पेशल होने चाहिए। इसमें आप जब देखते हैं आया है तो पुलिस स्टेशन में केस आया। अब एक थाने में बैठा हुआ पुलिस वाला या उसका सुपीरियर पुलिस ऑफिसर तय करेगा कि आपके केस को यूएपीए में डाले कि भारतीय न्याय संहिता में डाले, क्योंकि दोनों की परिभाषा सेम है। तो ये एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड है, एक ही ऑफेंस 2 अलग अलग स्टैट्यूट्स में जा रहा है। तो आपने जैसे पूछा कि क्या इससे पुलिस की पावर बढ़ती है, तो जो आर्बिट्ररीनेस है वो बढ़ता है, वो बिल्कुल अब पुलिस के ऊपर है। मैं आपको इधर भी डाल दूंगा या मैं आपको उधर भी डाल दूंगा। वैसे भी परिभाषा तो इतनी व्यापक है कि अगर पुलिस वाले को आपका मोर्चा नहीं पसंद आया, आपका आर्टिकल नहीं पसंद आया, आपका भाषण नहीं पसंद आया, मेरी इंटरव्यू नहीं पसंद आई, तो वो कह देंगे ये तो देखिए भड़का रहे हैं लोगों को कि देश में जो कानून 2 दिन में लागू होने वाले थे है उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं। तो जो टिप्पणी करने की आजादी है वो तो वैसे ही इतनी उस पर तकलीफ है लोगों को आज की तारीख में, तो उसमें आपने पूरा उसका खेल जो है पुलिस वाले के हाथ में सौंप दिया जी। और पुलिस वालों के दमन के ऊपर तो एनएचआरसी इतना बोल चुका है कि उसका तो डॉक्यूमेंटेशन सबके सामने है जी। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि पुलिस के पास अब एक्स्ट्रा पावर हो गया कि कौन सी धाराएं, किस कानून की धाराएं लगाए। अगर यूएपीए की धाराएं लगाते हैं तो स्पेशल सैंक्शन लेना पड़ता है। अगर पुलिस को ये लगता है कि नहीं हमें सैंक्शन नहीं लेना है और एक लोअर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, जबकि यूएपीए में एक हायर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है।
एक एसएचओ को लगा कि नहीं, मैं इन्वेस्टिगेट करके इसमें चार्जशीट सबमिट कर दूंगा और सैंक्शन भी नहीं चाहिए, तो वो भारतीय बीएनएसएस की धाराएं और बीएनएस की धाराएं लगा देगा ताकि उसके हाथ में पावर रहे, निचले ऑफिसर के हाथ में ज्यादा पावर रहे। मैं एक और आपको उदाहरण देती हूँ पुलिस का। देखिए, हमेशा से हमारे देश में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो कहता है कि अगर आपने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो मैजिस्ट्रेट आपको जेसी या पुलिस कस्टडी में भेजेंगे। शुरू से जो कानून रहा है कि पुलिस रिमांड किसी भी अक्यूज्ड का ले सकती है पहले 15 दिन आफ्टर अरेस्ट। उसके बाद आपको जुडिशियल कस्टडी में जेल में मैजिस्ट्रेट या जज के ऑर्डर से ही भेजा जा सकता है। अब जो नया कानून आया है वो कहता है कि आप पुलिस कस्टडी तो 15 दिन की ही ले सकते हैं, मगर ये पहले 15 दिन हो ये जरूरी नहीं है। आप ये 15 दिन स्टैगर कर सकते हैं अलग अलग ओवर नेक्स्ट 40 डेज या नेक्स्ट 60 डेज। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, हम क्यों इसको अपोज करते हैं कि ठीक है भाई, कोई बहस कर सकता है, तर्क दे सकता है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, ये तो 15 दिन ही है ना। देखिए, उससे 2-3 असर पड़ते हैं। वो जो पुलिस का जो रिमांड है उसमें इंटिमिडेशन, मैं तो कहूंगी कई इंस्टांसेस ऑफ टॉर्चर डॉक्यूमेंटेड हैं। ये कोई हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। या पुलिस का दबाव है, पुलिस का डर है, पुलिस आपको टॉर्चर कर सकती है, कस्टोडियल वायलेंस हो सकती है। और वो जो आप जुडिशियल कस्टडी में चले गए, अगर आपके दिमाग में घूम रहा है कि अभी मेरे को 5 दिन का ही लिया है, अगले 40 दिन तक कभी भी मेरे को दोबारा ले सकते हैं, तो वो कंट्रोल जो कोअर्शन है पुलिस की और आपके ऊपर जो कंट्रोल है आपके लिबर्टी पर, वो बना रहता है। दूसरी बात, जब आप जमानत लगाते हैं, आपका जब पुलिस रिमांड का 15 दिन खत्म हो जाता है तब आप जमानत लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही रूटीन है। हर क्रिमिनल लॉयर जानता है कि वो बोल देंगे नहीं नहीं, अभी तो कोई भी एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कि नहीं, हमें अभी दोबारा कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बारी देखा जाता है कि उस पर ये आपका क्या ग्राउंड है, क्या रीजन है, आप पहले कर चुके हैं। इतनी ज्यादा बहस पुलिस के रिमांड पे स्क्रूटिनी नहीं होती है अदालत द्वारा। अब जब आपके पास इतना लंबा टाइम है, आप लगा दीजिए पहले 15 दिन के बाद, आईओ साहब बड़े आराम से एप्लीकेशन डाल देंगे, अभी तो हमें और लेना है इंटेरोगेशन के लिए, हमारे ये एरियाज पे तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। तो इसका मतलब आपकी बेल एप्लीकेशन एक्चुअली 40 दिन तक बेल एप्लीकेशन नहीं, आपकी कोई उसको एक्चुअल लाइफ नहीं मिल पाएगी। तो सडनली ये पूरा पीरियड ऑफ पर्सनल लिबर्टी को कम कर दिया गया है। तो एक तरफ बोलते हैं कि बिल्कुल बेल होनी चाहिए, फलान होना चाहिए, दूसरा आप ये क्यों कर रहे हैं? कन्वीनियंस किसकी देख रहे हैं? डीकॉलोनाइजेशन में राइट्स तो सिटीजन्स के देखने चाहिए थे, पुलिस की कन्वीनियंस नहीं। आप चार्जशीट्स उठा के देखिए, मतलब कि मैं कहती हूँ इस देश के नॉवेलिस्ट इतनी अच्छी कहानी नहीं लिख सकते जितने चार्जशीट में है। वहां पे कोई तथ्य नहीं है और कोई एविडेंस नहीं है, एक कहानी है कि क्यों आपको लगता है वो फला गलत इंसान है। वो पुलिस का काम नहीं है। तो ज्यादा टाइम देने से अगर किसी की ये मानना है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो वो जने को कुछ चार्जशीट्स उठा के पिछले सालों की पढ़नी चाहिए। जी, आपने सेडिशन का प्रावधान का जिक्र किया था आपने 124A। अब ऐसा कहते हैं कि सेडिशन नहीं है और ये एक कानून के फेवर में कहा जाता है, लेकिन सेडिशन के जैसा या उससे और ज़्यादा व्यापक माने वाला डेफिनेशन वाला सेक्शन 152 बीएनएस में आ गया है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सेडिशन की जो कहानी है, अगर हम अदालत से यहाँ तक देखें, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। सेडिशन फिर कॉलोनियल ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने
लोकमान्य तिलक की पब्लिकेशन से शुरू हुआ था सेडिशन का ऑफेंस, और हर स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर और उनकी पब्लिकेशंस के ऊपर सेडिशन के अपराध को डाला गया था अंग्रेजों की सरकार ने। एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि अब सेडिशन के ऑफेंस को इंडिपेंडेंस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके साथ उसको बैठना पड़ता था। तो उसको बोला गया कि नहीं, आप इसको सिर्फ नैरोली इंटरप्रेट करेंगे, जहां वायलेंस होता है, बिल्कुल टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस होने की एक बॉटम लाइन होनी चाहिए। उस जजमेंट के बावजूद देखा गया कि नहीं, बार बार इसका उपयोग, मैं तो मिसयूज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इसी कारण से इसका उपयोग था। और खासकर पत्रकार, एक्टिविस्ट, कार्टूनिस्ट, उन सब के ऊपर, टीचर, उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता था। इतना बढ़ गया कि उसका दोबारा हम सब ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अगेंस्ट। उसमें मैंने भी एक पिटिशन डाली, जिसमें मेरे पिटिशनर्स हैं पट्रिशिया मुखिम जो एडिटर है शिलोंग टाइम्स की, और अनुराधा भसीन जो एडिटर है कश्मीर टाइम्स की, कि किस तरह ये जो सेडिशन का 124A सेक्शन इंडियन पीनल कोड का, उसका विशेषकर फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर क्या असर पड़ता है। बहुत सी पिटिशंस आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी 124A पर, और कहा ना कोई FIR होगा, ना कोई ट्रायल होगा, ना कोई सजा होगी, इस पर रोक लगाई जाए। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किया गया है, और उस एफिडेविट में कहा गया कि प्रधानमंत्री, और ये पूरा लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि इस अमृत काल में हमें लोगों के हक, लोगों के इंसानी ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह को देखते हुए उनको ये सेडिशन के ऊपर सरकार विचार कर रही है, इसलिए अभी कोर्ट इंतजार करे, वो पुनः विचार कर रहे हैं। तो क्योंकि अब हमको नए तरीके से देश को समझना है, तो चलिए पुनः विचार। तो कोर्ट ने भी कहा ठीक है, आप करिए जो आपको करना। तब तक रोक लगा दी। हाँ, पर सेडिशन पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ मत कीजिए, पर कोर्ट ने कहा नहीं, हम तो रोक लगाएंगे, और आपको जो विचार करना है आप कीजिए। अब विचार हो गया, और विचार के बाद निकला भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो कहती है अटैक ऑन सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शब्द सेडिशन की ऑफेंस के शब्द तो है ही, उसमें और ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। क्रिमिनल लॉ की ड्राफ्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कोई हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें आता है सर्टेनिटी एंड प्रिसिजन, कि ऑफेंस में की भाषा में एक प्रिसिजन और सर्टेनिटी होनी चाहिए, ताकि लोग जानते हैं कि क्या क्राइम है, और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या ऑफेंस है। अब इसमें आपने जैसे पढ़ा फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज क्या है, इसका कहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन नहीं इसका है। रिसेंट उदाहरण ये है, आपको माफी चाहूंगा थोड़ा, एक रिसेंट उदाहरण, अरुंधति रॉय ने ये कहा 11 साल पहले कि 14 साल पहले कि मुझे लगता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। इस पर वो UAPA का चार्ज लगाया गया जी, इस पर जी 124A नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर ये 152 होता तो 152 लगाकर उसको जेल में डाल दिया जा सकता था। जी बिल्कुल। तो ये जो परिभाषा है ये और भी बड़ी हो गई है। तो अब आप किसी भी तरह की बात जो अग्री ना करें, इसलिए मैं कहती हूँ, देखिए ये डिसेंट की तो बात बची ही नहीं। आप डिफर कर जाएंगे, आप डिसएग्री कर जाएंगे, आप डिस्प्यूट करेंगे, तो भी आप आप ऑफेंस कमिट कर देंगे। तो ये एक तरफ आर्टिकल 19 बैठा है। आर्टिकल 19 में बहुत सी फ्रीडम्स है, स्पीच है, असेंबली है, एसोसिएशन है, जो बेसिक्स है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के।
जिसके बिना सिटीजन्स के लिए डेमोक्रेसी का क्या अर्थ रह जाता है। 5 साल में जाके कहीं वोट डालना डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये जो अब सेडिशन का ऑफेंस है वो इतना बड़ा हो गया है और किसी को नहीं मालूम। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, अब किसी के अंदर कोई फीलिंग सबवर्सिव या सेपरेटिस्ट की एक्टिविटीज की आ जाए और उसका मापदंड क्या है कि फीलिंग आई है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि आपने कोई एक्ट किया है, वो ये नहीं कह रहे उसका कॉन्सिक्वेंशियली कुछ हुआ है, आपके अंदर एक भावना आई है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसको कौन तय करेगा? इसको जो कंप्लेंट कर दी और फिर पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, फिर आप देखते रहिए क्या होगा। एक और प्रोविजन है जो बहुत सटली डाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्रिमिनल प्रोसीजर में एक ये था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 183 ऑफ BNSS में एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, इसका मतलब एक्चुअली जुडिशियल है। This will not. लेकिन वर्ड यूज किया है एनी मजिस्ट्रेट। But you have to read any magistrate means it doesn't have to be the magistrate linked to the police station. But this means the judicial magistrate. Judicial magistrate. Yeah. But I'll give you a different example of what they've done with magistrates. 2005 में एक संशोधन आया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कि अगर कहीं पर कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल रेप होता है तो मैंडेटरी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जाएगी। ये है सेक्शन 176(1)A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको अपहोल्ड जब PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, 2014 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें उन्होंने गाइडलाइन सेट की थी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सिक्यूशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए, जिसमें कहा गया है कि ये जुडिशियल इंक्वायरी बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैंडेटरी है। अब आप जो संशोधन हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, वहां पर कह रहे हैं कोई भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर लेगा। 2005 में इसलिए संशोधन किया गया क्योंकि जो दूसरे मैजिस्ट्रेट होते हैं वो सिविलियन अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। दोज इंक्वायरीज वर नॉट लेटिंग अस नो द ट्रूथ ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। तो वो जो 2005 में हमने एक अच्छा प्रोग्रेस किया था टू होल्ड द पुलिस अकाउंटेबल, उसको वापस ले लिया गया है। वृंदा जी, ये अब जो केओस क्रिएट हुआ है कि अब कंफ्यूजन है, कौन सा कानून 1 जुलाई के बाद अगर किसी को अरेस्ट करेंगे तो डिफेंस कहेगा ये प्रावधान में पहले वाले कानून में हमें चार्ज किया जाए, पुलिस बोलेगी नहीं हम दूसरे वाले कानून में आपको चार्ज कर रहे हैं। फिर ये जो नंबर्स सारे बदल गए हैं, एक कन्फ्यूजन पूरा आ गया है। तो क्या एडवोकेट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, या एडवोकेट्स बॉडीज का क्या रिएक्शन है इस कानून को? देखिए, कुछ जगहों पर पहले भी और अब भी बार एसोसिएशंस, लोगों ने बोला है, टिप्पणी दी है कि देखिए ये एक तरह का लीगल अनार्की आ रहा है, थोड़ा सा इस पर सोचना समझना बात करने की जरूरत है। मगर मुझे लगता है अपनी ऑपोजिशन लोग रजिस्टर कर रहे हैं, बार एसोसिएशंस भी रजिस्टर कर रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कंसल्टेशन या लोगों को सुनने में, या इवन जो एक्सपर्ट्स हैं उस स्फीयर में जिनका काम है इन कानूनों के साथ, मुझे नहीं लगता सरकार सुन रही है। तो कानून तो मुझे लगता है 1 जुलाई से शायद आ ही जाए। अभी ये भी सुनने में आया कि कई जगहों पे ट्रांसलेशंस नहीं पहुंची हैं। तो अब जैसे खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम बड़े बड़े सिर्फ दिल्ली बॉम्बे की बात ना करें, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, कोर्ट्स हैं, वहां पर कई जगहों पर हिंदी, कहीं हिंदी की शायद मिल भी जाए, पर कहीं मराठी, कहीं तमिल। लोगों को कानून चाहिए होगा, थानों में भी चाहिए होगा, अदालतों में भी चाहिए होगा। तो रोल आउट करने से पहले थोड़ा सा इन बातों का ध्यान तो हम सोचते हैं कोई भी जिम्मेदार सरकार रखेगी। इस कानून में कोई भी अच्छी बात है जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा हुआ हो,
देखिए, मेरा मानना है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कानून में नहीं थी। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूं जो कहती है जो ऐसा कानून था वैसे ही रखिए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कानून का संशोधन होना एक प्रोसेस है और किसी भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, और लोगों ने मांग की है और बदलाव आए हैं। आज भी जो जरूरी चेंजेस थे, जैसे हम में से कई लोग बहुत सालों से ये मांग कर रहे हैं कि टॉर्चर को एक ऑफेंस बनाया जाए। हिंदुस्तान के स्टेट ने 1997 में यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन किया था। रैटिफाई करने के लिए हमें टॉर्चर को एक ऑफेंस बनाना पड़ेगा अंडर आवर डोमेस्टिक लॉ। नया कानून आ गया, डीकॉलोनाइजेशन हो गई। पुलिस के टॉर्चर को आज भी अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा, तो कैसी नागरिकता है, कैसा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है जिसमें टॉर्चर करने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी और छूट है, इम्प्यूनिटी है। मलिशियस प्रोसिक्यूशन, कितने केस हैं जिसमें साफ अदालतों ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अक्षरधाम का जजमेंट देखिए कि पुलिस ने इन लोगों को झूठा केस में फंसाया, इन्होंने वो कांड नहीं किया था, वो डेथ रो में रह के आए हैं, मगर उनको ना तो जिनके नाम है उन पुलिस वालों के, उनको कोई पकड़ता नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता, ना किसी को कोई मुआवजा मिलता है। तो कैसे रुकेगा ये पुलिस? तो एक पुलिस स्टेट को जो बनाने का एक चल रही है या मुहिम, जिसके हाथ में सत्ता है वो कानून का इस्तेमाल कर रहा है। आज की तारीख में सबसे sharp and commonly used weapon for the government is the law, and the law has become the instrument of repression. तो मेरा मानना है इनको चुनौतियां तो दी जाएंगी, इन प्रावधान की चुनौती तो जाहिर है होगी। फिर मुश्किल यहाँ ये आती है कि अदालत में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज की बहुत लंबा क्यू है, वहां पर समय लगता है, कई बार अदालत स्टे नहीं देती है। अब ये सेक्शन 152 जो सेडिशन का भी बाप बन के हमारे सामने आया है, इसको अगर स्टे नहीं किया जाएगा तो पहले वाले ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, और ज्यादा लोगों के स्वतंत्रताओं पर सीधा सीधा अटैक हो जाएगा। धन्यवाद वृंदा जी, आपके साथ एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और हमारे दर्शकों को इस नए कानूनों के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। और अगर इसका सारांश जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ उसका अगर सारांश निकालें हम, तो एक ये है कि कानून में बदलाव ये एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहनी चाहिए, चलती रही थी। और कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे एक ऑनगोइंग प्रोसेस था और है। ये जो नए कानून डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर आए, दरअसल नागरिकों के कुछ अधिकार छीनते हैं कुछ जगह पर, और एक जो फेयर ट्रायल, एक के बेगुनाह अगर किसी बेगुनाह पर झूठे इल्ज़ाम डाले हैं तो पुलिस को उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो एक फेयर ट्रायल देना चाहिए, उसमें थोड़ा संदेह है। बेहतर होने की जगह शायद एक कदम पीछे हम गए हैं। पुलिस के हाथ में ज़्यादा सत्ता दी गई है इस कानून में, और कुछ नए जो स्पेशल कानून में जो प्रोविजंस थे टेररिज्म या यूएपीए के, वो अब एकदम नॉर्मलाइज हो गए हैं, इस कानून में डाल दिए गए हैं, जनरल कानून में डाल गए हैं। और पुलिस के हाथ में जो यूएपीए कानून में जो सत्ता थी या टेररिज्म से डील करने के लिए जो सत्ता थी, वो पावर्स अब एक पुलिस के हाथ में और मजबूती से आ गए हैं। इसका दुरुपयोग होने की बहुत संभावना है। इसके अलावा जो एक केओस क्रिएट हुआ है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसलिए कुछ एडवोकेट्स भी इसका अपोज कर रहे हैं। नागरिकों में अभी पूरी जागरूकता शायद नहीं आई है, आते आते आएगी, और इसके बहुत सारे
प्रावधानों के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ाई चलेगी और शायद सड़कों पर भी लड़ाई चलेगी। जो ह्यूमन राइट्स वाले, सिविल लिबर्टीज़ वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो धीरे धीरे इस कानून को चैलेंज करेंगे, कोर्ट में भी और सड़कों पर भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इरफान, थैंक यू।